हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक नई बीएल स्टोरी है जिसका नाम है माय लिटिल पॉपुलर। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और बहुत ज़्यादा फनी भी है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें पब का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब बियर का बोतल लेके डांस कर रहे होते हैं। उसके आगे हमारे फर्स्ट मेन लीड को दिखाया जाता है जो गहरी सोच में खोया हुआ होता है और उसके बारे में बताया जाता है कि वो बाई फैमिली का यंग मास्टर बाई शिन्यू है। हमारे फर्स्ट मेन लीड का नाम है बाई शिन्यू, जिसे हम शिन्यू बुलाएंगे। फिर आगे देखते हैं, उसके बगल में एक लड़का बैठा होता है जो बोलता है, क्या गलत है, अपने ख्वाब से बाहर आओ और खेलो, उदास चेहरा क्यों बनाया है, ये दिलचस्प है या नहीं। तो शिन्यू बोलता है, कुछ दिन पहले मैं अपने भाई से टकराया था। तो वो लड़का बोलता है, जियान शुइंग, आपका भाई बहुत ज़्यादा औसम है। शिन्यू उदास फेस करते हुए शिन्यू उदास चेहरा बनाते हुए बोलता है, दरअसल वो मेरी ओर बहुत अच्छा है। आगे शिन्यू पूरा ग्लास एक ही बार में पीकर वहां से जाने लगता है और बोलता है, इनफ, तुम मजे करो, मैं वापस जा रहा हूँ, हम किसी और दिन हिसाब बराबर कर लेंगे। तो वो लड़का बोलता है, क्या आप सचमुच वापस जा रहे हैं, अभी समय क्या है। आगे हमें पब के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू सोच रहा होता है, आधे साल पहले मुझे नहीं पता मुझ में साहस कहाँ से आया, मेरे भाई के पैसे ठगने का। जुए का खर्च ना होता तो मैं जियान शुइलिंग की बात नहीं सुनता और अपने भाई के 3 घर नहीं बेचता। भाई 3 घर बेच दिया जुए के चक्कर में। देखो यार, इसने कितना घोटाला करके रखा है। चलो कहानी पे आते हैं। बेहतर होगा कि मैं घर चला जाऊं। मेरी मॉम की खातिर मेरा भाई मुझे नहीं मार सकता। आगे शिन्यू डरते हुए सोच रहा होता है, अगर मेरा भाई मुझे बाहर पकड़ ले तो। नहीं नहीं नहीं, बहुत डरावना है। फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ शिन्यू छुपते छुपाते एकदम शांति से हाथों में जूता लिए हौले हौले कदमों को लेकर घर में घुस रहा होता है। लेकिन उसके मम्मी पापा पहले से ही सोफे पे बैठे होते हैं और उसे देख लेते हैं। शिन्यू अपने मॉम डैड को बाहर देखकर घबराते हुए बोलता है, मॉम डैड, आप इतनी देर रात तक क्यों जगे हैं और इतना अंधेरा क्यों है। तो शिन्यू के डैड गुस्से में बोलते हैं, आओ बैठो। आगे देखते हैं सब बैठे होते हैं और शिन्यू के डैड बोलते हैं, तुम वापस आने के बाद फिर से जुआ खेलने गए थे। लेकिन शिन्यू तो अपनी मदद वाली आंखों से अपनी मॉम की ओर देख रहा होता है। लेकिन शिन्यू की मॉम कुछ नहीं बोलती और अपना सिर घुमा लेती है। तो शिन्यू थोड़ी देर बाद बोलता है, डैड ये गलत फहमी है, मैं कुछ दिन पहले ही वापस आया हूँ, मैं नहीं गया था। आगे शिन्यू के डैड और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, लगातार झूठ बोलने में शर्म नहीं आ रही है। आज ही शुइलिंग घर आया और कहने लगा कि जब से तुम ऑस्ट्रेलिया से आए हो तुम सुधरे नहीं हो और उन बिगड़े हुए बच्चों के साथ घूम रहे हो। अपने करेंट बिहेवियर पर गौर करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाई फैमिली बर्बाद हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद भी शिन्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता और प्यारा सा शकल बनाते हुए बोलता है, डैड मुझे माफ कर दो, मैं अब और बकवास नहीं करूँगा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और समय बर्बाद नहीं करूँगा। तो शिन्यू के डैड फिर बोलते हैं, बकवास इतने सालों में। अपने मॉम डैड को गर्व महसूस कराने के लिए तुमने कभी कुछ नहीं किया। आगे शिन्यू की मॉम शिन्यू के डैड को रोकते हुए बोलती है, बस डांटना बंद करो,
क्या वो उन बातों को समझ सकता है? मुद्दे पर आओ। तो शिन्यू कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर शिन्यू के डैड आगे बोलते हैं, शिन्यू, आज शुइलिंग आया और हम तीनों ने तुम्हारे आने वाले फ्यूचर पर बात की और अब हमारे पास एक प्लान है और हम तुम्हें कुछ सालों के लिए सेना में भेजने का इरादा तय कर चुके हैं। ये सुनकर ये सुनकर शिन्यू को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो घुटने पे आ जाता है और रोने लगता है और बोलता है, डैड। आगे शिन्यू के डैड बोलते हैं, अगर तुम हमारे पूर्वजों को भी बुला लो तो भी कोई मदद नहीं मिलेगी। ये मैटर पहले ही तय हो चुका है। लेकिन शिन्यू रोते हुए बोलता है, डैड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं फ्यूचर में खूब पढ़ाई करूँगा। मुझे मुझे कुछ ना करने दो, लेकिन मुझे धोखा मत दो। मैं फ्यूचर में कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूँगा। आप जो भी मुझसे करवाना चाहें मैं कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे सेना में नहीं जाने दें। ना कुछ बोलने के बाद देखता है कि शिन्यू के डैड पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो जल्दी से मॉम के पास चला जाता है और बोलता है, मॉम, क्या आप ये सहन कर सकती हो? अगर मैं चला गया तो शॉपिंग और बातचीत के लिए आपके साथ कौन आएगा? मॉम, कुछ तो बोलिए। शिन्यू की मॉम भी आंसू पोंछते हुए बोलती है, मॉम, तुम्हें इस रास्ते पे जाते हुए नहीं देख सकती। तुम कैसे शांत हो सकते हैं? तुम हमेशा अपनी देखभाल के लिए शुइलिंग पर निर्भर नहीं रह सकते। तो शिन्यू और ज्यादा रोते हुए बोलता है, मॉम, मैं वहां नहीं रह सकता। सेना बहुत कठोर और थका देने वाले हैं। आपका सिर्फ एक बेटा है, आप उसे सहन नहीं कर सकती। और प्लीज मेरे भाई से बात करो, मुझे जाने मत दो। तो उसकी मॉम आगे बोलती है, तुम्हें जाना ही होगा, ये तुम्हारे भले के लिए है। अपने आप को कुछ बनाओ और फिर वापस आओ। शिव देखता है कि उसकी मॉम के सामने भी उसकी दाल नहीं गली, तो वो बच्चों की तरह पैर पटक कर रोने लगता है, रोते हुए बोलता है और रोते हुए बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। वहीं पे उसके डैड गुस्सा हो रहे थे और उसकी मॉम परेशान हो रही थी। उसके डैड गुस्से में खड़े होते हुए बोलते हैं, अगर तुम नहीं जाते हो तो हमसे कोई पैसा मिलने की उम्मीद मत रखना। अब से तुम्हारा घर, कार और बैंक कार्ड, हम सब कुछ वापस ले लेंगे और मेरे मरने के बाद फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी अनाथालय को दान कर दी जाएगी। तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आगे शिन्यू रोते हुए मन में सोचता है, ये खत्म हो गया पूरी तरह से। ऐसा लगता है कि मैं केवल अपने भाई को ही फोन फोन करके मौका पा सकता हूँ, लेकिन लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वह मुझे बहुत बुरी तरह डांटेगा। वह शिन्यू के डैड एक एल्बम फेंकते हैं और बोलते हैं, शुइंग ने तुम्हारा फाइल तैयार किया है। ट्रेन कल दोपहर 4 बजे है। मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन तक ले चलूँगा। तो शिन्यू बोलता है, कल? आगे शिन्यू की मॉम उसे गले लगाकर रोते हुए बोलती हैं, मॉम को बताओ कि तुम कल क्या खाना चाहते हो और वह खुद मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। सेना में नेता की बात सुनो, लोगों के साथ मिलजुल कर रहो। शिन्यू मन में सोच रहा होता है, मैं नहीं कर सका। अभी भी अपने भाई को फोन करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सब लोग रेलवे स्टेशन पर होते हैं और वहाँ शिन्यू के डैड बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हारा बाल कटवाना भूल गया। जब तुम आओ तो उस गंदे रंग से छुटकारा पाले। तुम समझे? जहाँ हम शिन्यू को देखते हैं जो मिलिट्री वाला
ड्रेस पहना होता है और मुंह उदास किया होता है और कुछ नहीं बोल रहा होता, और एक ही पल में चिल्ला कर रोने लगता है और मॉम से बोलता है, मॉम चलो घर चले, मैं जाना नहीं चाहता और मैं तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता। जहाँ शिन्यू के डैड उसे देख रहे होते हैं और शिन्यू की मॉम बोलती है, तुम्हारे भाई को डर है कि सेना में तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, ये उन्होंने तुम्हारे लिए इसीलिए उन्होंने तुम्हारे देखभाल के लिए किसी को रख लिया है। वह बच्चा हाई प्रोफाइल फैमिली से आता है और वो तुम्हारे साथ ही सेना में भर्ती हुआ है। जब तुम सेना में भर्ती हो तो उसे ढूंढना मत भूलना। ये सब चल ही रहा होता है कि एक आवाज़ आती है, ट्रेन खुलने वाली है, अपने नंबर के अनुसार ट्रेन में चढ़े। अचानक से उसके डैड उसका हाथ खींच लेते हैं और बोलते हैं, अच्छे से प्रशिक्षण ले, हम जा रहे हैं। लेकिन शिन्यू तो अपने डैड के हाथ को पकड़ के रोने लगता है, डैड मैं नहीं जा रहा हूँ, डैड मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर आगे हॉर्न का आवाज़ आता है, अंदर चलो, मेन डोर को ब्लॉक मत करो। और शिन्यू बोल रहा होता है, अरे अरे मुझे धक्का मत दो, मैं नहीं जाना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ मॉम। फिर ट्रेन में से धुआं निकलने लगता है और ट्रेन चलने वाली होती है और शिन्यू बोलता है, मॉम, और फिर रोने लगता है। शिन्यू और ज़्यादा रोने लगता है, बोलता है, मॉम मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ मॉम। और जहाँ सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। फिर हमें एक हाथ दिखता है जो कि हाथ बहुत गुस्से में दिख रहा होता है। वो शिन्यू को पीछे से पकड़ता है और ट्रेन के अंदर खींच लेता है और शिन्यू जोर से धम करके नीचे गिरता है। और वहीं पे एक लड़का बोलता है, रो क्यों रहे हो, अभी भी मॉम को बुला रहे हो, क्या तुम्हारा दूध छुड़ाया नहीं गया। तो यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में कोई शिन्यू को बहुत गुस्से में बोल रहा होता है, हे तुम आर्मी में जा रहे हो ना कि बैटल ग्राउंड में, तो रो क्यों रहे हो। आगे हमें फिर उस आदमी के बारे में बताया जाता है, ये नए भर्ती हुए सेकंड लेफ्टिनेंट जू चुआंग है, जो कि आगे बोलते हैं, क्या देश तुम जैसे किसी व्यक्ति पर होमलैंड की रक्षा के लिए भरोसा कर सकती है। तुम्हें किसने भर्ती किया, वो है कौन। और शिन्यू भी ये सब सुन रहा होता है लेकिन वो कुछ समझता नहीं है। फिर आगे एक और आदमी आता है जो जू चुआंग को पकड़ कर बोलने लगता है, लाओ जू प्लीज चिल्लाना बंद करो, चलो। लेकिन लाओ जू सुन ही नहीं रहा होता है और वो चिल्ला के बोल रहा होता है शिन्यू को, मॉम को एक बार और कॉल करके देखो देखो फिर क्या होता है। लेकिन शिन्यू उन बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। फिर आगे देखते हैं शिन्यू बहुत परेशान होकर जियान शुइंग को कॉल लगा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, सेना में जाने के बजाय मैं अपने भाई से पिट कर अधमरा होना ज़्यादा पसंद करूँगा। एक आवाज़ आती है जहाँ शिन्यू देखने लगता है और वहाँ कोई बोल रहा होता है, आर्मी एक कचरा डब्बा है, मेरे मॉम डैड ने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया, यह कैसी बकवास है। जहाँ पे कोई और बोलता है, अपनी आवाज़ धीमी करो, और शिन्यू ये सब सुन रहा होता है। फिर आगे हम देखते हैं कोई आता है और बोलता है, एवरीवन हेलो। फिर वो आगे बोलता है, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दो, मैं वांग शुनवई हूँ, नए आर्मी ग्रुप में मैं एक सर्जेंट हूँ, देखो हम लोग इसे वांग बुलाएंगे। फिर वांग आगे बोलता है, अगले 3 महीने हम एक साथ रहेंगे, एक साथ ट्रेनिंग लेंगे और फ्यूचर में हम एक साथ बैटल ग्राउंड में जा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी अपने साथियों के साथ घर के फैमिली जैसा बर्ताव करेंगे। जहाँ ये सब सुनकर सब तालियां बजा रहे होते हैं और शिन्यू
बोलता है ये सब चाइल्डिश है, और फ़ोन में किसी को मैसेज कर रहा होता है कि मुझे आर्मी में भेज दिया गया है। जब शिन्यो के फ़ोन पे रिप्लाई आता है तब डिंग डोंग करके आवाज़ निकलता है, तो सब शॉक्ड होकर शिन्यो की तरफ ही देखने लगते हैं, जहाँ शिन्यो भी शॉक्ड होकर उन लोगों को देखने लगता है बोली सूरत के साथ और बोलता है क्या चल रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि वांग बोलता है फ़ोन के साथ खेल कर ध्यान भटकाना बंद करो। वांग की बात सुनकर शिन्यो गहरी सांस छोड़ता है और फ़ोन को रख देता है। जहाँ वांग जाते हुए शिन्यो को ही देख रहा होता है और मन में सोचता है आप आर्मी में सफ़र करोगे, मेरे वॉइड को मार्क कर लो। मैं तुम्हारी बुरी आदतों को बाद में या जल्दी ही तोड़ दूंगा। फिर हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक बात याद कर लो कि ट्रेन में चढ़ने से पहले शिन्यो की मॉम ने बोला था कि तुम्हें सब लोग बुली करेंगे, इसलिए तुम्हारे भाई ने किसी को भेजा है, तुम उससे मिल लेना। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि वो कौन है, और अभी शिन्यो भी नहीं उसे ढूंढा है, तो बाद में पता चल जाएगा। अरे भाई तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? देखो मुझे तो शिन्यो कहीं से नहीं रोते हुए दिख रहा है अभी। क्या इसलिए कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग नहीं सकते? तो शिन्यो बोलता है बस मैं जाना नहीं चाहता। तो वो लड़का चमकते हुए बोलता है नहीं जाना चाहते तो क्यों आए? हमारे गांव में 20 से अधिक लोग सैनिक बनना चाहते हैं, लेकिन मैं अकेला था जो यहाँ आ पाया। तो शिन्यो मन में सोच रहा होता है मेरी केयर फ्री लाइफ ऐसी है जो तुम समझ नहीं सकते, जैसे एक देसी पंपकिन। आगे शिन्यो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो लड़का चमक कर खड़े होते हुए बोलता है मैं कियान लियान कियानदू हूँ। शिन्यो भी ऑकवर्ड होते हुए बोल देता है मैं बाई शिन्यो हूँ। कियानदू आगे कार्ड्स दिखाते हुए बोलता है अरे भाई कार्ड्स खेलना चाहते हो? कार्ड्स खेलने से समय जल्दी बीत जाता है और तुम्हारा मूड बदल सकता है। लेकिन शिन्यो मुंडी हिलाकर नहीं बोल देता है। फिर कोई बोलता है कियान लियान उससे बुरा मत मानो, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वह हमसे बात नहीं करना चाहता। हाँ ये तो यंग मास्टर है, शिन्यो मन में सोच रहा होता है। हाँ मैं नाराज हूँ, किसी को मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोपहर हो गई होती है, जहाँ अनाउंसमेंट हो रही होती है उलंका में हम अगले स्टेशन स्नो माउंटेन पहुँचेंगे, ट्रेन थोड़ी देर रुकेगी, यात्री प्लीज उतरे नहीं। आगे हम शिन्यो की हालत देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब दिख रहा होता है। उसका फेस लाल हो गया होता है और उसे पसीने आ रहे होते हैं, जहाँ वो मन में सोच रहा होता है हम कहाँ हैं, सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। शिन्यो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक आवाज़ आती है क्या इस गाड़ी में किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है? ये सुनते ही शिन्यो हाथ उठाकर बोलता है आई नीड इट, आई नीड इट, मैं शायद ही सांस ले सकता हूँ। ये सुनकर जो लड़का जा रहा होता है वो रुक जाता है। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम यू फेंग चेंग है और वो हमारे स्टोरी का सेकंड मेन लीड है, जो शिन्यो को अजीब नज़रों से देखते हुए बोलता है लिमिटेड ऑक्सीजन मार्क्स नहीं होने के कारण जो लोग यंग और स्ट्रांग है तो वो जितना हो सके उतना सहन कर सकते हैं। ऑक्सीजन मार्क्स उन लोगों के लिए छोड़ने का प्रयास करिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो शिन्यो भी उसे देखते हुए बताया फिर वो थोड़ी देर शांत रह के एकदम से गुस्से में आके खड़ा हो जाता है और बोलता है ऑक्सीजन मार्क्स के लिए कितना? मैं उनमें से तुम्हें 100 दान कर सकता हूँ।
ये ऑक्सीजन मास्क को जमा कर रहे हैं और चूंकि हम लोग इसे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं तो तुमने बताने का कष्ट क्यों उठा लिया। इतना बोलने के बाद फैंग चैंग उसे घूर कर देखने लगता है तो शिन्हो शांत हो जाता है और कुछ नहीं बोलता और मन में सोच रहा होता है यह पीड़ितों का भवन है। और फैंग चैंग के बारे में सोचते हुए बोलता है यह कितना डरावना है। आगे एकदम से फैंग चैंग शिन्हो के कॉलर से ग्रैब करते हुए उसे अपने पास खींचकर उसके हाथों को पीछे करते हुए जहां शिन्हो दर्द से आह बोलता है लेकिन फैंग चैंग उसे घुटनों पर बैठा देता है और जहां शिन्हो बोल रहा होता है हे तुम क्या कर रहे हो, जहां फैंग चैंग उसे कहीं ले जा रहा होता है और शिन्हो बोल रहा होता है मुझे जाने दो। आगे फैंग चैंग एक दरवाजे पर लात मार के उस दरवाजे को खोलता है और शिन्हो को उसके अंदर फेंक कर बोलता है यहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, सांस लेने के लिए अपना समय ले, और दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। जहाँ शिन्हो दरवाजे को ठोकते हुए रोते हुए बोल रहा होता है यूजार्क मुझे बाहर जाने दो। और आगे शिन्हो और जोर से रोते हुए बोलता है कोई मुझे बाहर निकालो, कोई इस जानवर को रोकने वाला नहीं है। जहाँ पे वांग बोलता है अरे सीन मत बनाओ, जियाओ यू उसे जल्दी से रिहा करो। जहाँ लेफ्टिनेंट जू बोल रहे होते हैं नहीं उसे बाहर मत निकलने दो, उस बच्चे को बंद करो, उसे कुछ डिसिप्लिन सीखना चाहिए, उसे 1 घंटे तक बंद रखो। जहाँ आगे हम देखते हैं कि शिन्यो टॉयलेट में बंद होता है और कोने में मासूमियत सा बैठा होता है आंखों में आंसू लेकर और नाक में टिश्यू डालकर और मन में सोच रहा होता है क्या 24 कैरेट शुद्ध बेवकूफ है, मैं तुम्हें हर दिन ऑक्सीजन की कमी का श्राप देता हूँ। बिना मसाला पैकेट के खरीदे गए इंस्टेंट नूडल। इसी क्यूट से कर्स के साथ हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। आप लोग जानते हो फैंग चैंग शिन्यो को बहुत ज्यादा बुली करने वाला है आगे के चैप्टर्स में। चलो इसी के साथ हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन्यो का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है। कियान लियांग उसे बोलता है अरे क्या आप ठीक हैं। जहाँ हम शिन्यो की हालत देखकर बता सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है। आगे शिन्यो मुंडी हिलाकर बोलता है कि मैं नहीं ठीक हूँ। कहीं से हमें एक आवाज आती है जो बोलता है आप उसके साथ खिलवाड़ क्यों करें। आगे हम शिन्यो को देखते हैं जो अपने प्यारे से चेहरे पे प्यारा सा आंसू लेकर मासूम सा बनकर बोलता है उसे क्या हुआ। तो कियांदू आगे बोलता है मैंने सुना कि उस लड़के का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, वे एकेडमी से मिलिट्री आया है लेकिन उसे रोका भी नहीं गया और वो हमारे साथ बर्फीले पहाड़ों में सफ़र करना चाहता है। आपको क्या लगता है कि वह क्या कर रहा है। तो शिन्यो हाथों को फोल्ड करते हुए बोलता है वह पागल होना चाहिए और मन में बोल रहा होता है वह ऐसे जानवरों वाला काम कैसे कर सकता है। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सर्जेंट वांग बोल रहे होते हैं हॉर्न लेकर वो वहाँ डॉर्मेट्री लिस्ट सौंपी गई है, हर कोई लिस्ट के अनुसार अपना डॉर्मेट्री खोजे। फिर हमें शिन्यो को दिखाया जाता है जो अपना लगेज लेकर हांफते हुए दरवाजे के पास खड़ा होता है। तभी कोई उसे अपने कंधे से धक्का देता है और शिन्यो को नाक पे चोट लग जाती है और वो बोलता है कौन है। और जब वो अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो फैंग चैंग है जो बुदबुदा कर कुछ बोलता है और वहां से चला जाता है। और शिन्यो कुछ समझ नहीं पाता है और उसे ही देखने लगता है और मन में सोच रहा होता है
लकीली उसके स्टार के साथ एक ही कमरे में होने के नाते क्या वो मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा? किसी चीज को देखकर शिन्यू की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो होता है ड्रोमेट्री और मन में सोच रहा होता है ठीक वैसा ही जैसा मैंने टीवी पर देखा है। उस स्टार वाले से दूर कोई प्लेस चुनता हूँ। ये सब सोच ही रहा होता है शिन्यू की तभी से पीछे से ये सब सोच ही रहा होता है शिन्यू की तभी पीछे से फैंग चैंग आ जाता है और उसके कंधों पे हाथ रख देता है। हम लोग फैंग चैंग को है ना सिर्फ फैंग बुलाएंगे। तो फैंग बोलता है शिन्यू से तुम कहाँ जा रहे हो? और आगे एक बेड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है वहीं सो जाओ। और जहां हमें पता चलता है कि उसके इधर वाला बेड ही फैंग का है। लेकिन शिन्यू नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। शिन्यू ये बोलता ही है कि तभी फैंग उसके लगेज और उसे पीछे से पकड़ कर घसीटते हुए ले जाता है और हंसते हुए बोलता है मैंने कहा तुम यहाँ सो। जहाँ शिन्यू कांपते हुए सोच रहा होता है डैम इट, अगर मैं यहाँ से लुढ़कता हूँ तो उसी के पास गिरूंगा। यहाँ सोने में मेरे जीवन के 10 साल खर्च होंगे। इतना सोचते ही पूरी जान लगा के वहां से भागता है। जहां उसके मन में चल रहा होता है कि मुझे काउंसलर से बात करना है ड्रॉम चेंज करने के लिए। और वो दौड़ते दौड़ते हाफते हाफते पहुंच जाता है काउंसलर के पास। काउंसलर प्लीज मेरे लिए मेरा ड्रॉम चेंज करे। तो काउंसलर बोलता है क्या मतलब है? अभी रहने की कंडीशन थोड़ी हार्ड है लेकिन नए ट्रेनिंग के लिए बदलवाए होंगे। मैं आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। ये सुनते ही शिन्यू काउंसलर का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे ड्रॉम की कंडीशन अच्छी नहीं लगती लेकिन वो मेन कारण नहीं है। तो काउंसलर बोलता है इम्पॉसिबल, मैंने कभी भी नए ट्रेनी को ड्रोम बदलते नहीं देखा। तो शिन्यू कुछ नहीं समझ पाता और टेबल के पास गिरकर रोने लगता है और सोचता है क्या ऐसा हो सकता है? मुझे वास्तव में उस स्टार वाले के साथ रहना होगा। फिर सडनली उसे कुछ याद आता है कि मेरी मॉम के जाने से पहले उन्होंने बताया कि जहां हम देखते हैं कि उसकी मॉम बोल रही होती है आपके भाई को डर था कि आपको सेना में धमकाया जाएगा, इसलिए उसने आपकी देखभाल के लिए किसी को रखा है। उस बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। वे फैमिली मिलिट्री का हिस्सा है। उसका नाम है यू फैंगचियांग और वह आपके जैसे ही बैच में शामिल हो गया है। जब आप सेना में पहुंचे तो उसे ढूंढ ले। आप लोग जानते हो सबसे ज्यादा फैंगचैंग ही इसे परेशान करने वाला है और उसके भाई ने फैंगचैंग को ही देखभाल के लिए भेजा है। वाह क्या बात है। लेकिन अभी शिन्यू को नहीं पता है कि फैंगचैंग है कौन। तो चलो वीडियो में आते हैं जहाँ शिन्यू बोल रहा होता है काउंसलर से काउंसलर क्या आप किसी यू फैंगचैंग नाम के व्यक्ति को जानते हैं? वह किस डॉर्मेट्री में है? वह मेरा है, वो मेरे गांव का साथी है। मुझे उसे खोजने की जरूरत है। देखो शिन्यू मुसीबत को अपने पास बुला रहा है। जब उसे पता चलेगा कि फैंगचैंग है कौन तो पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा। तो काउंसलर तो थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर बोलता है और ये काउंसलर और कोई नहीं वांग है। वांग उसे बोलता है तुम उसे ढूंढ रहे हो? नहीं इस वांग में क्या गड़बड़ है आगे देखने से ही पता चलेगा। मुझे इसके इरादे कुछ ठीक तो लग नहीं रहे। वैसे तो मुझे फैंगचैंग के भी इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। चलो वीडियो में देखते हैं। शिन्यू वांग की बात सुनकर खुशी से हाँ हाँ बोलता है और वांग उसे बोलते हुए ले जाता ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और शिन्यू भी बहुत खुशी से अपने हाथों को फैलाए हुए दौड़ते हुए जा रहा होता है। बोलता है
हाँ हाँ ठीक है। जब वो लोग पहुंचते हैं तो शिन्यू सोच रहा होता है ये तो मेरे जैसा ही ड्रॉम है। शिन्यू ये तुम्हारे जैसा ड्रॉम नहीं है, ये तुम्हारा ही ड्रॉम है। यहाँ शिन्यू अपने मन में एक खिचड़ी पका रहा होता है कि मेरे भाई का मेरे भाई का आदमी सुंदर होना चाहिए, प्रतिभाशाली होना चाहिए। आशा करता हूँ कि वो उस सितारे वाले को संभाल ले। आप लोग बताओ, जिसको संभालने की बात कर रहा है उसी से मिलने जा रहा है। क्या होगा शिन्यू तुम्हारा? इमेजिनेशन तुम लोग देख रहे हो कि मतलब क्या ही उसको टांग के रखा है फैंगचेंग को, और बहुत खुश हो रहा होता है अपनी इमेजिनेशन कर कर। और यहाँ काउंसलर बोलता है कमांडर यू फैंगचेंग। शिन्यू भी उस तरफ देखने लगता है तो फैंगचेंग प्रेजेंट बोलकर उसी तरफ देखने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। फोर्थ चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तीनों एक ही जगह खड़े होते हैं और वांग बोलता है शिन्यू के कंधे पर हाथ रख के कि ये तुम्हें ढूंढ रहा था। जहां हम शिन्यू की हालत देखते हैं जो कि फैंगचेंग को देखकर एकदम जम गया होता है और उस पे क्रैक आ गया रहता है और वो मन में सोच रहा होता है सब खत्म हो गया, काश जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी फैंगचेंग बोलता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। अचानक फैंगचेंग की आवाज सुन के शिन्यू बोलता है मैं नहीं। ये वो बोल ही रहा होता है कि तभी फैंगचेंग उसके कंधे को ग्रैब करते हुए बोलता है चलो बाहर बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि फैंगचेंग शिन्यू को लॉकर रूम में लाकर धक्का देता है और उसके पास जाकर बोलता है तुम भाई शिन्यू हो, है ना? मैं तुम्हें बेझिझक बता सकता था। ये सुनकर शिन्यू बोलता है तो फिर क्यों नहीं बताया? तो फैंगचेंग उसकी चिन को पकड़ते हुए बोलता है तुम इस तरह के बिहेवियर के साथ इस तरह की जगह पे आने की हिम्मत करते हो? तुम अपनी देखभाल के लिए किसी की तलाश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह एक नर्सरी है? तो शिन्यू भी चिल्लाते हुए बोलता है अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो इसे भूल जाओ, मुझे परेशान मत करो, ठीक है? और थोड़ी ही देर में फेस टर्न करते हुए बोलता है मेरे भाई और तुम्हारे अंकल फ्रेंड्स हैं तो थोड़ा तो फेस दिखाते हैं। तो फैंगचेंग बोलता है क्या होगा अगर मैं नहीं दिखाना चाहूँ तो शिन्यू गुस्से में बोलता है यू। आगे फैंगचेंग शिन्यू के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोलता है तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे गुस्सा आता है, तुम्हारी मर्दानगी कहाँ है? ये सुनकर शिन्यू चौंक जाता है और गुस्से में बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन फैंगचेंग उसके गाल को सहलाते हुए बोलता है लेकिन तुम्हारे पास कुछ गुण तो है, कम से कम तुम डिसेंट तो दिखते हो। और आगे उसके एकदम गले के पास जाके बोलता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कवर करूं तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम मेरे बनना चाहते हो? ये सुनकर शिन्यू फैंगचेंग को दूर पुश करते हुए चिल्लाकर बोलता है, उसे गाली देकर बोलता है गेट लॉस्ट, दूर रहो मुझसे। ये सब बोलकर मन में सोच रहा होता है मैं सिर्फ सेफ्टी के लिए खुद को बेच नहीं सकता, ये कितना रिडिकुलस है। तुम्हारी अपीयरेंस ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, क्या तुम नहीं चाहते? इतना बोलकर उसके गालों को पिंच करते हुए बोलता है तो फिर तैयार रहो। और अजीब ही फेस टोन के साथ बोलता है आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, रोना और मेरे लिए भीख मांगना। ये बोलकर और गुनगुनाते हुए वहां से चला जाता है और शिन्यू सिर्फ देखता रह जाता है और कांपते हुए मन में सोच रहा होता है यू फैंगचेंग, बस तुम रुको, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा।
फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन्यू कपड़े निकालते हुए सोच रहा होता है काश वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही कोई उसकी कैप उसके सर से निकाल लेता है और शिन्यू चौंक जाता है और जब वो पीछे देखता है तो फैंग चेंग कैंची लेकर खड़ा होता है और शिन्यू बोल रहा होता है तुम फिर से क्या कर रहे हो। फैंग चेंग अपना कैप उतारते हुए बोलता है देखो मेन मुद्दा ये है अगर कल तक तुम उस मेसी हेयर को रखते हो तो इंस्ट्रक्टर जू तुम्हारे चेहरे को जमीन में दबा देंगे और इसे पूरी तरह से सेव कर देंगे यानी टकला कर देंगे। और आगे हम देखते हैं कि फैंग चेंग कैची दिखाते हुए बोल रहा होता है ये मत कहो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, मुझे इस मैटर में तुम्हारी हेल्प करने दो। और शिन्यू डरते बोलता है अरे ये बास्टर्ड मेरे पास मत आना। लेकिन फैंग चेंग कहाँ मानने वाला था, वो जो बोलता है वो तो करता ही है। आगे हम देखते हैं कि शिन्यू के साथ कियांदू होता है जो कि बोल रहा होता है ब्रो वो जो कह रहे हैं उसमें सेंस तो बनता है। लेकिन शिन्यू सेंस माय फुट। और आगे कियांदू बोल रहा होता है तुम्हारा बाल ठीक नहीं है, बस थोड़े से ही बाल तो काटने हैं। लेकिन शिन्यू की तो हालत खराब हो रही होती है और वो ये बोल के जाने लगता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा। लेकिन फैंग चेंग सुनने वाला था, उसे पीछे से पकड़ते हुए सीधे बेड पर पटक देता है और अपने घुटने को उसके चेस्ट पे रख देता है। और ये देखकर शिन्यू जोर से रोते हुए बोलता है मैं इसे नहीं काटूंगा, मुझे जाने दो, ये ये एम्बैरेसिंग है। नहीं डैम इट कोई हेल्प करो। जहाँ हम कियांदू को देखते जो बोल रहा होता है तुम एक लड़की नहीं हो जो हेल्पलेस फील कर रहे हो, वो तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठा रहा है। और यहाँ फैंग चैंग शिन्यू के मुंह को बंद करते हुए बोल रहा होता है अगर अगर तुम फिर से चिल्लाने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हारा सच में एडवांटेज लूंगा। तो शिन्यू थोड़ी देर में ही हार मानकर बोलता है बिग ब्रो क्या मैं इसे खुद काट दूं। तो फैंग चैंग उसके सर पे उंगली से मारते हुए बोलता है नहीं, तुम या मुझे अभी काटने दो और नहीं तो मैं तुम्हें बांध कर काटूंगा, मतलब बाल काटूंगा। इट्स योर चॉइस। तो शिन्यू थोड़ी देर तो गुस्सा करता है फिर शांत होकर बोलता है मेरे ऊपर से जल्दी हटो। हाँ आगे हम देखते हैं कि शिन्यू उसके नीचे होता है और पैंगचेंग उसके ऊपर होता है, पूरी तरह से बैठा होता है उसके ऊपर और बोल रहा होता है क्या तुम इसे खींचना चाहते हो, बस तुम कहो मैं इसे उतार कर दिखा दूंगा। जहाँ शिन्यू कुछ नहीं समझ पाता लेकिन आप लोग देख सकते हो कि शिन्यू उसके पैंट को कैसे पकड़ा हुआ है जोर से। और जब उसे समझ आता है तो वो बोलता है यू आर क्रेजी। फिर आगे हम देखते हैं शिन्यू बैठा होता है और पैंगचेंग कैंची लेकर खड़ा होता है और बोल रहा होता है ठीक से बैठो, यदि तुम जरा भी हिलते हो तो मुझे परवाह नहीं है कि मैं तुम्हारे कान काटूं या नाक काटूं। आगे हम पैंगचेंग के हाथों में कैंची को देखते हैं जहाँ शिन्यू बोल रहा होता है ये कैंची कितनी गंदी है। लेकिन पैंगचेंग उसके बालों को काटने लगता है और बोलता है मुझे पता है। जहाँ हम शिन्यू की बड़ी बड़ी आंखें देखते हैं और उसके बाल कट कर नीचे गिर रहे होते हैं। अपने बाल को कटते हुए देखकर शिन्यू जोर से चिल्लाता है और बोलता है आईना आईना तुमने मेरे बालों का क्या किया, कियांदू मुझे आईना दो। तो कियांदू बोलता है अरे इस कमरे में कोई आईना नहीं है। और फैंग चैंग बोलता है सिट डाउन एंड बिहेव योर सेल्फ। तो शिन्यू कुछ नहीं बोलता और मन में सोच रहा होता है इट्स ओवर। अब इस यंग मास्टर की केयरफुली बनाई गई हेयर स्टाइल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, ये डेफिनेटली अब से सुंदर नहीं दिखेंगे। लेकिन थोड़ी देर में खुश होते हुए बोलता है
इसे भूल जा, शायद मैं थोड़ा बदसूरत होने से, इस स्टार वाले से नोटिस होने से बच जाऊंगा। आगे गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, ओह, ये इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अच्छा दिखता हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ फैंग चेंग बोलता है, ये बुरा नहीं है। लेकिन हम कियांदू को देखते हैं जो अपनी हंसी को रोक रहा होता है और आंखें फाड़ फाड़ के शिन्यू को देख रहा होता है। और शिन्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। आगे हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ शिन्यू शीशे के सामने खड़ा होता है और अपने आप को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है और मन में बोलता है, ये क्या है? वह कौन है जो इस हेयर स्टाइल को अच्छा कहेगा? ये हेयर स्टाइल तो लगता है कि चबाया हुआ कुत्ता बनाया है। ये सब शिन्यू सोच ही रहा होता है कि पीछे से फैंग चैंग आकर बोलता है, ये काफी औसम लग रहा है ना? तो शिन्यू फैंग चैंग की तरफ देखकर गुस्से में अपनी मुट्ठी को बनाता है और उसके तरफ ले जाते हुए बोलता है, यू। लेकिन फैंग चैंग उसके हाथों को पकड़ लेता है और कियांदू बोल रहा होता है, बाय शिन्यू। लेकिन फैंग चैंग शिन्यू के हाथों को पीछे मोड़ देता है जहाँ शिन्यू बोलता है, ओह, ये दर्द कर रहा है, मुझे छोड़ो। और फैंग चैंग बोलता है, तुम जानते हो कि ये दर्द करता है, लेकिन फिर भी तुम मुझे उकसाने की हिम्मत करते हो। तो शिन्यू बोलता है, तुम्हें तुम्हें किसने उकसाया? ये तुम हो जिसने मुझे पागल बनने को उकसाया है। आगे हम देखते हैं कि कियांदू जोर से भागते हुए जाता है और सबको बुलाकर ले आता है। आगे हम देखते हैं कि शिन्यू और फैंग चैंग एक ही कमरे में होते हैं और बाहर इंस्ट्रक्टर जू बोल रहे होते हैं, तुम दोनों इसे बंद करो। यू फैंग चैंग उसे छोड़ दो, ट्रबल क्रिएट मत करो। तो फैंग चैंग बोलता है, चिंता मत करो, मैं बस उसके साथ बात करने जा रहा हूँ। इतना बोलते ही फैंग चैंग शिन्यू के कमर को ग्रैब करके अपने करीब खींच लेता है, जिससे शिन्यू चौंक जाता है। और फैंग चैंग उसके गले के पास आके बोलता है, क्या तुम ये फील कर रहे हो? जहाँ हम देखते हैं शिन्यू तो ब्लश कर रहा होता है, लेकिन वो बोलता है, अगर आप इससे आगे बढ़ते हैं तो ये अच्छी तरह से ख़त्म नहीं होगा। ये सुनकर फैंग चैंग उसके हाथ को और ज़्यादा मरोड़ देता है। तो शिन्यू रोते हुए बोलता है, क्या तुम क्या चाहते हो? तो फैंग चैंग बोलता है, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, क्या तुम ये नहीं देख सकते हो? तो शिन्यू बोलता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ भी करने की कोशिश मत करना, मेरा भाई स्ट्रांग ओपोनेंट है, वो तुम्हें मार डालेगा। क्या वो तुम्हारा भाई नहीं है जिसने तुम्हें यहाँ फेंक दिया? अगर वो तुम्हें बचाने आता है, पहले ही कई बार पीट चुका हूँ। और उसके ऊपर लीन होते हुए बोलता है, तुम्हारे अंदर मुझे ज़्यादा जोश महसूस नहीं होता है। 3 महीने में तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा कि एक लड़की कैसी दिखती है। तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ। शिन्यू बोलता है, ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? लेकिन फैंग चैंग उसके गले पे किस कर लेता है और छोड़ देता है, जहाँ हम देखते हैं कि शिन्यू अपने हाथ को पकड़ के बहुत ज़्यादा रोते हुए फैंग चैंग की तरफ देख रहा होता है। और फैंग चैंग आगे बोलता है, मैं देख लूँगा तुम्हें। और वहाँ से बाहर आके सोच रहा होता है, नॉट बैड, काफ़ी इंटरटेनिंग हो सकता है। और हम पीछे की आंदू को देखते हैं जो बोल रहा होता है, बाय शिन्यू, आर यू ओके? 6 चैप्टर के स्टार्टिंग में शिन्यू फैंग चैंग से वो पैकेट ले लेता है और बोलता है, ये तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। ये सुनकर फैंग चैंग सबको बोलता है, भाइयों चलो इसे शेयर करते हैं। फैंग चैंग के कहने की देरी नहीं होती कि सारे पैकेट्स एक एक करके गायब होने लगते हैं। शिन्यू रोते हुए मन में बोलता है, ये मेरी माँ ने मेरे लिए तैयार किया था। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी एक आवाज़ आती है,
हे एवरीवन, उसका फर्स्ट टाइम है कि वो घर से बाहर आया है, प्लीज उसे टीज मत करो। और यहाँ शिन्यू तो सैड हुआ रहता है। फिर जहाँ से आवाज आया रहता है वहाँ शिन्यू देखता है, जहाँ हम एक लड़के को बैठे हुए देखते हैं। वो अपनी तरफ उंगली करके बोलता है, माई नेम इज फैंग डोंगयुआन, मैं होम टाउन एक्स सिटी से हूँ और मैं आपके बेड के ऊपर वाले बेड पे सोऊंगा। फिर हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि ये नया कमांडर फैंग डोंग युआन है। तो शिन्यू बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलता है, ओह, मेरा नाम बाई शिन्यू है। और मन में सोच रहा होता है, ये फैंग डोंगयुआन, ये फैंग डोंग युआन रेस्टलेस फेस से कियान लियांग के तुलना ये बेटर इम्प्रेशन देगा। कियान यहाँ शिन्यू कियांदू के बारे में सोच रहा होता है और वहाँ कियांदू को छींक आ जाती है। चलो अब इन सब को छोड़ो। फैंग चैंग बोलता है, ठीक है, बाकी वापस ले लो। तो शिन्यू उसकी बातें सुन के कुछ नहीं बोलता और अपने स्नैक्स को अपने बैग में डाल रहा होता है। तो फैंग चैंग बोलता है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? लेकिन शिन्यू तो गुस्से में अपना बैग पैक कर रहा होता है। सच में? तब तुम्हें बस भूखा रहना है। कल 5:30 पर सभी अपना मॉर्निंग नॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और वहाँ यह देखना शुरू कर देते हैं कि क्या तुम इसे संभाल सकते हो या नहीं। लेकिन ये सब सुनकर शिन्यू कुछ नहीं बोलता है और अपने फेस को टर्न करके बोलता है, मैं कल ही ब्रेकफास्ट करूँगा। ये सुनकर फैंग चैंग अजीब नज़रों से देखते हुए बोलता है, यस, ब्रेकफास्ट। ज़रूर इसके मन में कुछ खिचड़ी पक रही है। ये तो कल ही पता चलेगा। इसी के साथ सुबह हो जाती है और हमें टाइम दिखाया जाता है 5:30 हो रहे होते हैं। फिर हम शिन्यू के देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मच रहा होता है। सब शिन्यू को बोल रहे होते हैं। कियांदू बोलता है, शिन्यू जल्दी उठो। फिर एक और बोलता है, शिन्यू जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, ये इकट्ठा होने का समय है। और शिन्यू बोल रहा होता है, नहीं उठना है मुझे परेशान करना बंद करो। सब लोग तो शिन्यू की बात सुन भी लेंगे, लेकिन फैंग चैंग कहाँ से सुनने वाला है। वो आता है, उसके ऊपर से कंबल हटा हटा है और एक लात देता है और बोलता है, जल्दी उठो। तो आगे शिन्यू रोते हुए वो बोलता है, मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा, मुझे अभी और सोना है, यहाँ तो अभी तक सूरज भी नहीं आया। और हम फिर फैंग चैंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है, एकदम तैयार श्यार हो गया होता है। जब फैंग चैंग देखता है कि शिन्यू उसकी बातें नहीं सुन रहा है तो फैंग चैंग उसके कंधे को पकड़ता है, उसके शर्ट को खोलने की जगह पे उसके शर्ट के सारे बटन तोड़ देता है और शिन्यू चौंक कर देखता रह जाता है। आगे शिन्यू चिल्ला कर बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, गुंडे की तरह एक्टिंग करना बंद करो। और वही कियांदू बोलता है, जल्दी 2 लोग मदद के लिए आओ। फिर 2 लोग आते हैं, एक शिन्यू का पैर पकड़ता है तो एक शिन्यू का हाथ पकड़ता है और शिन्यू बोलता रह जाता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। इस तरह से तो उसे हार मानना ही पड़ता है। बोलता है, ठीक है, मैं उठ रहा हूँ। और फैंग चैंग उसके सामने खड़ा होता है। वो बोलता है, फ्यूचर में बेड पर पैजामा ना पहने, इससे आपके उठने में इफ़ेक्ट पड़ता है। और मुझे फैंग चैंग की नज़र तो नहीं दिख रही कि वो शिन्यू पे है, वो तो कहीं और जा रही हैं। फिर हम शिन्यू को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी दिख रहा होता है और जिस स्टाइल में वो बैठा होता है वो सच में कितने लोगों को सेड्यूस कर दे। और देखो, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, देखो फैंग चैंग अपने सलाइवा को ही निगल रहा है और मन में सोच रहा होता है, ऐसे अपीयरेंस में मैं सच में उसे मौके पर रुलाना चाहता हूँ।
चैंग के सोच पर खलल डालते हुए इंस्ट्रक्टर जू हॉर्न में बोलते हैं, 30 सेकेंड बचे हैं। ये सुनकर हवा की रफ्तार से आगे फैंग चैंग, फिर कियानदू और उसके पीछे कौन है, मुझे उसका नाम नहीं याद है, पता नहीं, सारे भागते हैं। और शिन्यू अच्छे से पोज में बेड पे पड़ा रह जाता है। आगे कुछ ही देर बाद तैयार होकर शिन्यू ग्राउंड में दौड़ते हुए आता है। तभी उसे इंस्ट्रक्टर जू देख लेते हैं। इंस्ट्रक्टर जू घड़ी में देखते हुए बोलते हैं, असेंबली का टाइम कितने बजे है? तो शिन्यू घबराते हुए बोलता है, 6 बजे। ये सुनकर तो इंस्ट्रक्टर जू का पारा ही हाई हो जाता है। वो गुस्से में चिल्ला के बोलते हैं, 5:35 हो रहे हैं। देखो, शिन्यू गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। वो क्या बोलता है, 5:30 पे उठना और 5 मिनट में असेंबली में आना, आप पागल हो क्या? ये सुनकर इंस्ट्रक्टर गुस्से में बोलते हैं, सेना में तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुम्हें असेंबली में इकट्ठा होने का 5 मिनट देता हूँ, लेकिन 1 हफ्ते बाद मुझे उम्मीद है कि आप 3 मिनट में मेरे सामने आएंगे, चाहे वो कोई भी हो। बस शिन्यू, तुमने अपने साथ बहुत लोगों को फंसा लिया। इंस्ट्रक्टर जू का तो छोड़ो, वो लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे मुझे नहीं पता। ये सब सुनकर शिन्यू शांति से जाके लाइन में खड़ा हो जाता है और मन में सोच रहा होता है, ये ट्रेनिंग ऑफिसर बहुत ज़्यादा डरावने हैं। ये सब सोच ही रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर जू गुस्से में बोलते हैं, तुम यहाँ आओ। तो शिन्यू इंस्ट्रक्टर जू की बातें सुनकर चौंक जाता है और मन में सोच रहा होता है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पता नहीं शिन्यू पर जब भी मुसीबत आती है उसके मन में सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, यही लाइन चलती रहती है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट होता है। शिन्यू इंस्ट्रक्टर जू के पास जा ही रहा होता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर जू उसी के पास जंप करके आ जाते हैं। इंस्ट्रक्टर जू बोलते हैं, मुझे परवाह नहीं ये यंग मास्टर कहाँ से आया है, लेकिन ये एक्स टीम के अंडर आता है, सबके साथ सामान्य व्यवहार करें। शिन्यू तो ये सब सुनकर डर से कांप रहा होता है। इंस्ट्रक्टर जू शिन्यू के पीछे जाकर बोलते हैं, आज पहला दिन है, तुम 5 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स लेट हो। मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा, लेकिन कल तुम्हें 5 मिनट्स 38 सेकेंड्स जल्दी आना होगा। तो शिन्यू डरते हुए भी बोल देता है, हाँ, लेकिन शिन्यू का हाँ इंस्ट्रक्टर जू को सुनाई नहीं देता है। इसलिए इंस्ट्रक्टर जू उसके पीठ पे धर देते हैं एक चमेटा और बोलते हैं, सीधे खड़े हो जाओ और कहो हाँ। एक हाथ खाने के बाद शिन्यू एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, तब बोलता है हाँ। फिर इंस्ट्रक्टर जू बोलते हैं, अपने जगह पे वापस लौटो। और शिन्यू अपने जगह पे जाके गहरी सांस छोड़ता है, लेकिन उसके बगल के दोनों लोग उसे घूर रहे होते हैं गुस्से में, क्योंकि उसके वजह से सबको 3 मिनट पहले आना होगा। आगे इंस्ट्रक्टर जू बोलते हैं, सभी न्यू कॉमर्स में कम एनर्जी है, अपने दिमाग को जगाने के लिए 3 किलोमीटर दौड़े। ये सुन के शिन्यू तो चौक होता ही होता है, उसके बगल के दोनों लोग भी चौक जाते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर जू बोलते हैं, क्लास लीडर आगे आओ। फिर हमारा क्लास लीडर आगे आता है। फिर हमें क्लास लीडर का फेस दिखाया जाता है। क्लास लीडर एकदम सीधा खड़ा होता है और हमें क्लास लीडर के बारे में बताया जाता है कि वो न्यू कॉमर्स क्लास का लीडर चेन जिंग है। इसे हम लोग लीडर चेन बुलाएंगे। इसी के साथ सभी लोग दौड़ने लगते हैं और फैंग चैंग की नजरें होती है शिन्यू पे, और शिन्यू होता है सबसे पीछे। फैंग चैंग अपनी स्पीड स्लो कर लेता है और शिन्यू के साथ दौड़ने लगता है और बोलता है,
भूखे हो? क्या तुम्हें लगता है कि बिस्तर से उठते ही ब्रेकफास्ट मिलेगा? एवरी डे ब्रेकफास्ट से पहले मॉर्निंग ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अपने साथ भालू जैसी अपीयरेंस लेकर टीम एक्स में शामिल हो गए। ये सुन के शिन्यू बोलता है, ये वो नहीं है जो मैं चाहता था। और हम शिन्यू को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है। आगे कियान तो उसके पास आता है और बोलता है, तुम सांस गलत ले रहे हो। अपने मन में 1 2 3 गिनो और फिर सांस छोड़ो। और शिन्यू बिल्कुल वैसा ही करता है। तो कियान बोलता है, हाँ, इस तरह एडजस्ट करने से आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। आई एम सो सॉरी। कियान नहीं, न्यू कमांडर फैंग है, जिसे हमने कल रात को देखा था। तो चलो कहानी पे वापस आते हैं। शिन्यू जिस तरह कमांडर फैंग ने बताया उसे, उसी तरह से वो 1 2 3 करके सांस छोड़ रहा होता है और ले रहा होता है। लेकिन अचानक ही वो नीचे गिर जाता है और फिर वो उठ के बैठता है और रोते हुए बोलता है, मैं नहीं कर सकता, अब मैं नहीं दौड़ सकता। तो नए कमांडर फैंग बोलते हैं, शिन्यू जल्दी उठो, अगर ट्रेनिंग ऑफिसर ने देख लिया तो ये आपके लिए परेशानी होगी। तो आगे शिन्यू बोलता है, मैं सच में अब नहीं चल सकता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे थोड़ी देर बैठने दो। लेकिन फैंग चैंग तो शिन्यू के कॉलर से पकड़ के उठा लेता है और बोलता है, दौड़ो। तो शिन्यू रोते हुए बोलता है, ये मुझे मार रहा है, मैं और नहीं भागूंगा। और फैंग चैंग को बोलता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सुबह इतनी जल्दी उठकर दौड़ना है? कौन दौड़ना चाहता है? उन्हें दौड़ने दो, मैं नहीं दौड़ना चाहता हूँ। ये बातें क्लास लीडर के कानों में चली जाती है और क्लास लीडर शिन्यू के पास जाता है और बोलता है, तुम कैसे आराम करना चाहते हो? तो शिन्यू खुश होते हुए बोलता है, बैठ कर। तो क्लास लीडर बोलते हैं, ठीक है, तुम बैठ सकते हो। तो शिन्यू कुछ नहीं समझ पाता। क्लास लीडर बोलते हैं, बैठो। तो शिन्यू मन में सोचता है, हालांकि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे परवाह नहीं। और वो सच में वहां पे बैठ जाता है। लेकिन शिन्यू को तो बुली करना सबसे आसान है। वो सबसे बुली ही होता रहता है। कभी फैंग चैंग करता है, अब ये क्लास लीडर करने आ गया। क्लास लीडर शिन्यू के पीठ पे बैठ जाता है, जिससे शिन्यू चौंक जाता है। और यहाँ फैंग चैंग अपनी हंसी को रोक रहा होता है। और लीडर चैंग उस पे बैठे होते हैं और बोलते हैं, ये रेस्ट करेगा, बाकी लोग दौड़ते रहो। जो आराम करना चाहता है बस वो बैठ जाओ, मैं उसे स्ट्रेचिंग में मदद कर दूंगा। और लीडर चैन की बात सुन के फैंग चैंग और कियान हवा की तरह गायब हो जाते हैं वहां से। और शिन्यू रोते हुए बोलता है, इट्स हर्ट। शिन्यू आगे बोलता है, क्लास लीडर, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। तो लीडर चेन बोलते हैं, बेहतर होगा कि थोड़ी देर तुम आराम करो, ताकि ज्यादा थक न जाओ। तो शिन्यू ये सुन के बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं भाग सकता हूँ, मैं थका बिल्कुल नहीं हूँ। तो लीडर चैन सुनकर उसे खड़ा कराते हैं और बोलते हैं, अब और मत थकना, फिर जाओ, आगे बढ़ो। बेचारा शिन्यू जैसे ही खड़ा होता है वैसे भी वो भी हवा की रफ्तार से भाग जाता है वहां से। और मन में सोच रहा होता है, मुझे पता चला है कि क्लास लीडर चेन जिन का एक उपनाम है, ओल्ड फेस सोल्जर। और हम लीडर चैन को देखते हैं जो उसे देख रहा होता है। देखो लीडर चैन है ना, बुरे नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो उनका अलग ही रहता है कि वो कैसे सबसे मेहनत करवाएंगे। देखो लीडर चैन को भी कोई परेशान करने वाला है एक, आपको स्टोरी में ज़रूर पता चल जाएगा। चलो इसे छोड़ो, हम स्टोरी पे वापस आते हैं।
सब लोग दौड़कर लाइन में खड़े होते हैं और शिन्यू अभी वहां पहुंचा ही होता है, जहां इंस्ट्रक्टर जू खीरा खाते हुए बोलते हैं, तुम लोग कितने बेवकूफ़ों की तरह हो, सिर्फ 3 किलोमीटर में ही थक गए। और हम शिन्यू को देखते हैं जो कि लाइन में आके खड़ा होता है और हाफ रहा होता है। और इंस्ट्रक्टर जू जिस खीरे को खा रहे होते हैं उसी खीरे से मारते हुए शिन्यू को बोलते हैं, सीधे खड़े हो जाओ। तो शिन्यू सीधा खड़ा हो जाता है। फिर इंस्ट्रक्टर जू बोलते हैं, क्लास लीडर, खाने के लिए इन्हें कैफेटेरिया ले जाओ। ये सुनकर शिन्यू तो हवा में ही उड़ने लगता है। खुशी का उसका ठिकाना नहीं होता, उसके मुंह से पानी आ रहा होता है और वो वहां से जाने लगता है। वो क्लास लीडर उसे देख के बोलते हैं, यहाँ वापस आओ। और यहीं पे हमारा 7 चैप्टर भी खत्म होता है और हमारा 8 चैप्टर स्टार्ट होता है। 8 चैप्टर के स्टार्टिंग में जहाँ हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोल रहे होते हैं कि लाइन में रहो, आराम से चलना शुरू करो। फिर आगे हमें खाने का प्लेट दिखाया जाता है, जिसमें हमें कुछ मोमोज की तरह दिख रहा है, लेकिन पता नहीं वो मोमोज है या नहीं। फिर आगे हम शिन्यू को देखते हैं जो कि बड़े ही खुश होकर सूप को पी रहा होता है, लेकिन उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके मुंह से पूरा सूप बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर भी रोते हुए बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी फैंग चेंग आता है और शिन्यू के चिन को पकड़ लेता है और उसे देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें खाना खाए 800 साल हो गए हैं? तो शिन्यू फैंग चेंग का हाथ अपने चेहरे से हटा देता है। फैंग चेंग उसके सामने वाले सीट पे जाके बैठ जाता है और बोलता है, मैं अभी अपने टीममेट की जांच कर रहा हूँ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? और शिन्यू के गाल खींचते हुए बोलता है, मुझे देखने दो, ऐसा लगता है कि वो बुदबुदा रहा है, मुझे छोड़ो। तो फैंग चैंग अपने सीट से उठते हुए बोलता है, क्या तुम्हें चाहिए? और उसके एकदम पास जाके उसके लिप्स को टच करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें इसे काटने में हेल्प कर सकता हूँ। तो ये सुनकर शिन्यू उसे दूर करते हुए बोलता है, क्या तुम इसे पहले ही कर चुके हो? देखो, मैं साफ साफ आप लोगों को बता देती हूँ कि ये लोग किसकी बात ही कर रहे हैं। तो फैंग चैंग बोलता है बड़े एटीट्यूड में, हम यहाँ कम से कम 2 साल के लिए रहने वाले हैं और आज केवल दूसरा दिन है। ये सुनकर शिन्यू दांत पीसते हुए बोलता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं होऊंगा। तो फैंग चैंग बोलता है, दैट्स इट, तुम्हारी किस्मत के साथ शायद से तुम किचन में 90% ख़त्म हो जाओगे, तो फिर कभी भूखे नहीं रहोगे। शिन्यू उसकी बातें सुनता है, उसकी तरफ देखता है और फिर अपने खाने में बिजी हो जाता है और मन में सोच रहा होता है, नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये जार्क मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रहा है। तब कियांदू की एंट्री होती है, जिसके प्लेट में 5 लोगों का खाना होता है, जिसे देखकर शिन्यू पूछता है, कियान लियान, तुम्हारे प्लेट में इतना सारा क्यों है? तो कियांदू बोलता है, खाने के लिए मुझे बहुत बड़ी भूख लगती है। उदाहरण के लिए आप लोग देख ही सकते हैं कि कियांदू एक ही बार में कितना सारा मोमोज अपने मुंह में रख चुका है और वो खा भी चुका है। इसे देखकर कमांडर फैंग बोलते हैं, धीमे खाओ, गले को मार मत देना। लेकिन शिन्यू के साथ तो अभी कुछ और ही हो रहा होता है और शिन्यू मन में सोच रहा होता है, ये बास्टर्ड, अब तुम क्या चाहते हो? और हम टेबल के नीचे देखते हैं जहां फैंग चैंग ने शिन्यू के दोनों पैरों को लॉक करके रखा होता है और शिन्यू के पैर कांप रहे होते हैं। शिन्यू फैंग चैंग को देखकर घबरा रहा होता है और फैंग चैंग स्माइल कर रहा होता है। शिन्यू अपने खाने के प्लेट को लेकर फैंग चैंग शिन्यू अपने खाने के प्लेट को लेकर फैंग चैंग से पैर छुड़ाने की कोशिश करता है, जिस कोशिश में उसका पैर तो छूट जाता है लेकिन उसका पूरा खाना उसी के ऊपर गिर जाता है।
शिन्यू को गिरा हुआ देखकर न्यू कमांडर फैंग बोलते हैं, बाय शिन्यू, तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम बिना गिरे कुर्सी पर बैठे नहीं रह सकते। और यहाँ शिन्यू फैंग चैंग की तरफ उंगली करके तुम बोल ही रहा होता है तो फैंग चैंग बोलता है, मेरे साथ क्या गलत है? अभी मुझे शिन्यू के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बेचारा कल रात को भी खाना नहीं खाया था, अभी भी खाना नहीं खाया। ये सब देखकर कमांडर फैंग चैंग की तरफ देखते हैं और कुछ बोलते नहीं और शिन्यू को उठाते हुए बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें डोमेट्री वापस ले चलता हूँ और अपने कपड़े बदल लो। और फैंग चैंग उन दोनों को जाते हुए गुस्से में देख रहा होता है। और कमांडर फैंग की बातें सुनकर शिन्यू बोलता है, नहीं, मैं खुद वापस चला जाऊंगा। और फैंग चैंग शिन्यू को घूर घूर कर देख रहा होता है। 9 चैप्टर की स्टार्टिंग में हम शिन्यू को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। फिर शिन्यू को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, तो जब वो नज़र घुमा के देखता है तो वहाँ फैंग चैंग खड़ा होता है बड़े ही स्टाइल में। तो शिन्यू उसे देख के बोलता है, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम एक गुंडे की तरह काम करने की हिम्मत करते हो तो मैं। शिन्यू ये सब बोल ही रहा होता है कि फैंग चैंग उसके करीब जाने लगता है। फैंग चैंग को करीब आते देख शिन्यू बोलता है, नहीं, मेरे पास मत आओ। अगर तुम मेरे पास आने की हिम्मत करते हो तो मैं चिल्लाकर सबको बुलाऊंगा। तो फैंग चैंग बोलता है, ओह, तुम बुलाओ, मैं सुन रहा हूँ। फैंग चैंग उसके पास जाकर उसके मुंह को दबाकर वॉल की तरफ पुश करता है। उसका दूसरा हाथ शिन्यू के कमर पे होता है। थोड़ी देर बाद फैंग चैंग उसके मुंह से हाथ हटाकर बोलता है, तुम अभी भी किसी को बुला सकते हो? ये सुनकर शिन्यू बोलता है, तुम एक परवर्ट हो जो पीछे के दरवाजे से घुस जाता है। मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर रहा हूँ। तो फैंग चैंग बोलता है, जरा अपनी ओर देखो, तुम कह रहे हो कि तुम सबको बुलाओगे लेकिन बुला नहीं रहे हो, जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि तुम बिस्तर पे कैसे मौन करोगे। ये सुनकर शिन्यू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो चिल्ला के बोलता है, तुम नर्क में जाओ। ये सुनकर फैंग चैंग शिन्यू के कमर में हाथ डालते हुए बोलता है, मैं सच में तुम्हें मौन करते हुए सुनना चाहता हूँ। ये बोलते बोलते फैंग चैंग शिन्यू के बट को दबाने लगता है, जिससे शिन्यू ब्लश करते हुए बोलता है, बिग ब्रदर, प्लीज मजाक करना बंद करो, ठीक है? मैंने तुम्हें कहाँ उकसाया, मुझे जाने दो। आगे फैंग चैंग अपने लिप्स को लिक करते हुए बोलता है, शायद ये तुम्हारा बॉडी है जिसने मुझे उकसाया। उसकी ये बातें सुनकर शिन्यू को एहसास हो जाता है कि अब कुछ रुकने वाला नहीं है, तो वो रोते हुए चिल्लाकर बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुम मेंटली इल हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। अगर तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो तो मैं मेरे भाई को। वो इतना बोल ही रहा होता है कि फैंग चैंग उसके गले को पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, धमकाने के लिए तुम अपने भाई को ढूंढना जानते हो? तुम कितने साल के हो? ये सुनकर शिन्यू कुछ नहीं बोलता और फैंग चैंग उसका गला दबा रहा होता है और आगे बोलता है, नीचे के ऑफिस में एक पब्लिक टेलीफोन है, अपने कजन ब्रदर को बुलाओ और उसे तुम्हें वापस ले जाने दो। ये तुम्हारे लिए समय बर्बाद करने की जगह नहीं है। और उसके गले को छोड़कर वहां से जाते हुए बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा मेथड यूज करते हो। फैंग चैंग के कहने का मतलब है कि तुम कैसे भी करके यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए समय बर्बाद करने की जगह नहीं है, यहाँ सब मेहनत करने आते हैं। शिन्यू रोते हुए उसे जाते देखता है और मन में सोच रहा होता है, तो क्या हुआ अगर मैं बर्बाद हूँ? मेरी माँ की नज़र में अभी भी मैं कीमती हूँ। ये नर्क वो जगह नहीं है जहाँ मैं आना चाहता था।
मैं कुछ भी क्यों करूं? और रोते हुए वहां से भाग जाता है। इतनी टॉर्चर से गुजरो क्यों? इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है नीचे के ऑफिस में, और वहाँ एक लंबी लाइन लगी होती है और शिन्यू दौड़ के आया होता है, इसलिए वो हाफ रहा होता है। और शिन्यू सोच रहा होता है, इतने सारे लोग, लाइन में लगने में 1 घंटा खत्म हो सकता है। जब कम लोग होंगे तब मैं वापस आऊंगा। और हम देखते हैं कि शिन्यू अभी भी रो रहा होता है और आंसू पोंछते हुए सोचता है, मेरे पेट में भरी शिकायतें जिसके बारे में मैं अपने भाई को बताकर रोना चाहता हूँ। और ये अपने भाई को याद कर रहा होता है और उधर उसके भाई को छींक आ जाती है। और आप लोग इसे अच्छे से देख लो क्योंकि ये कहानी में सिर्फ एक बार आया है। जितने भी अभी चैप्टर आया है ना, उसमें सिर्फ एक बार ही इसका शक्ल दिखाया गया है। तो आप सब अच्छे से शिन्यू के ब्रदर को देख लो। और शिन्यू का भाई बड़े ही आराम से अपने फोन को चला रहा होता है, बहुत ज्यादा चिल मार रहा होता है, और उधर शिन्यू इतना ज्यादा रो रहा होता है। और शिन्यू का भाई बोलता है, कौन मेरे बारे में सोच रहा है? और आगे शिन्यू जाकर अपने बिस्तर पे लेट जाता है और मन में सोच रहा होता है, मैं अपने भाई से इस जगह को छोड़ने के लिए भीख मांगूंगा। ये सब सोच ही रहा होता है शिन्यू कि तभी कोई आता है और शिन्यू के सर पे हाथ रखता है। और वो लीडर चैन होते हैं, जो कि शिन्यू को बोलते हैं, उठ जाओ। तुमने सुबह एक डॉर्मेट्री रूल के बारे में बात की। रात में झपकी और नींद को छोड़कर तुम्हें अभी सोने के लिए किसने अलाउ किया? ये सुनकर शिन्यू बोलता है, अगर मैं नियमों का पालन नहीं करता हूँ तो मुझे बाहर निकाल दो। ये सुनकर लीडर चैन कुछ नहीं बोलते और उसे घूर कर देखते हैं और उसके हाथों से पकड़कर उठाते हैं और बोलते हैं, सीधे खड़े हो जाओ। लेकिन शिन्यू लीडर चैन की बातें नहीं सुन रहा था। वो अभी भी अपने कंधे को झुका के नीचे देख रहा होता है, जिससे लीडर चैन को गुस्सा आने लगता है। तो और वो बोलते हैं, सीधे खड़े हो जाओ। जिनकी गुस्से वाली आवाज सुनकर शिन्यू को याद आता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसे याद कर कर शिन्यू एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि कोई बुक लेके रीड कर रहा होता है। और शिन्यू जब उस तरफ देखता है तो वहां पे होता है फैंग चैंग, जो कि स्माइल करके उसी की तरफ देख रहा होता है। और शिन्यू उसे देख के कुछ नहीं बोलता। और इधर लीडर चैन बोलते हैं, तुम घर जाना चाहते हो? तो शिन्यू लीडर चैन की तरफ देख के मुंडी हाँ में हिलाता है। आगे लीडर चैन किसी लड़के को दिखाते हुए बोलते हैं, ये टीम एक्स में सबसे गरीब फैमिली से आता है। इसके घर पे कोई टेलीफोन नहीं है। इतना गरीब होने के बावजूद वो कभी घर लौटने के बारे में नहीं सोचता, और ना ही उसने कभी अपनी फैमिली की आवाज़ सुनी है। उससे पूछो कि वो घर जाना चाहता है। और हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, जिसे देखकर शिन्यू कुछ नहीं बोलता। और लीडा चैन बोलते हैं, बाय शिन्यू, ये तुमसे 6 साल छोटा है और ये टीम सबसे बड़ा है। तुम जो इससे 6 साल बड़े दिखते हो, रोते रहते हो और जल्दी उठने में नाटक करते हो, और सुबह दौड़ने के लिए उठाने पर न्याय महसूस करते हो, और तो और घर वापस जाने के लिए चिल्लाते हो। ये सब बोल रहे होते लेकिन शिन्यू के दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा होता। तो लीडर चान बहुत गुस्से में आके बोलते हैं, मैं भी घर जाना चाहता हूँ। जब मैं घर जाना चाहता हूँ तो मेरे मॉम डैड पूछते हैं मैंने क्या किया, और मैं 1 2 3 गिन सकता हूँ। जिद्दी होने और किसी को मुझे बाहर निकालने के बजाय लीडर चैन ये सब बोल ही रहे होते हैं कि शिन्यू के आंखों में आंसू भर आता है। और वो मन में सोच रहा होता है, आज कैसा बैड लक है। पहले यू पेंग चैंग ने मेरे ऊपर ब्रेकफास्ट गिराया और फिर धमकाया, और अब मेरी बेइज्जती की जा रही है। और ये जगह मेरे लिए अनकंफर्टेबल है और यहाँ सब मुझे गलत ठहराते हैं। तो यहीं पे हमारा 9 चैप्टर ख़त्म होता है और 10 चैप्टर की स्टार्टिंग होती है।
10 चैप्टर की स्टार्टिंग में हम शिनियो को देखते हैं जो कि अपनी कंबल को मोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे मुड़ता नहीं है, तो वो गुस्से में आके अपनी कमर को मुक्के मारने लगता है। और वहीं हम फैंग चैंग को देखते हैं जिसने अपने कम्बल को कब का मोड़ कर रख चुका है। और शिन्यू फैंग चैंग को देखकर गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है और अपने कंबल को चबाते हुए सोचता है, मैं बहुत अनलकी हूँ। इसका सबसे ज्यादा श्रेय इस फैंग चैंग को जाता है। और फैंग चैंग भी उसकी तरफ साइड आइज करके देख रहा होता है और आगे बोलता है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? शिन्यू फैंग चैंग की आवाज सुनकर कुछ नहीं बोलता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। और शिन्यू अपने काम में बिजी होता ही है कि तभी तभी फैंग चैंग शिन्यू के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या गलत है? तुमने प्रदर्शन नहीं देखा है ना? और उसके दोनों हाथों को पकड़ा होता है और उसके बहुत ज्यादा करीब खड़ा होता है। और शिन्यू फैंग चैंग की तरफ देख रहा होता है, तो फैंग चैंग बोलता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अफसोस, अगर तुम ऐसे ही इधर उधर घूमते रहोगे तो मेरे पास तुमसे डील करने के लिए बहुत सारे मौके होंगे। तो शिन्यू कुछ नहीं समझ पाता। जब फैंग चैंग देखता है कि शिन्यू को कुछ समझ नहीं आया तो वो हंसते हुए बोलता है, जल्दी मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसे कैसे मोड़ते हैं। तो शिन्यू मन में रोते हुए बोलता है, मेरे पास कोई दूसरा जगह होना चाहिए, नहीं तो ये इम्पॉसिबल है कि मुझे ये जगह पसंद आएगी। इसी के बाद हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि आंदू होता है, शिन्यू होता है और न्यू कमांडर फैंग होता है। और आप लोगों को बता देती हूँ कि फैंग चैंग पुराना कमांडर है और वो मिलिट्री फैमिली से ही आता है। तीनों आराम से बैठे हुए सिगरेट फूंक रहे होते हैं जहाँ की आंदू बोलता है, गुड स्मोक। और आगे बोलता है, शिन्यू, कल शायद कम्युनिकेशन रूम में उतने लोग नहीं होंगे, तुम कल जा सकते हो और जांच कर सकते हो, वो बाहर है। और इधर शिन्यू कमांडर फैंग को सिगरेट दे रहा होता है, तो कमांडर फैंग बोलते हैं, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कमांडर फैंग को देखकर कियांदू बोलता है, कमांडर फैंग, लग रहा है कि आप बहुत काइंड पर्सन हैं, क्या आप भी एक अच्छे स्टूडेंट हैं? ये सुनकर कमांडर फैंग निराश होते हुए बोलते हैं, हाँ मैं अभी क्लास मॉनिटर और स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट बना हूँ, लेकिन मैंने अच्छा नहीं किया। कॉलेज इंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैं टॉप 3 में आ सकता था, लेकिन मैंने अच्छा नहीं किया। मैं ट्यूशन फीस माफ़ कर सकता था, मैं केवल कुछ पॉइंट्स पीछे रह गया। तो कियांदे सिगरेट फूकते हुए बोलता है, कॉलेज वैसे भी उबाऊ है, मैं जाऊं या ना? आज जब कियांदू को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया है, तो वो अपने मुंह पे हाथ रखता है और शिन्यू को इशारे में बोलता है, जाओ उसे थोड़ा कंफर्ट करो, जाओ उसे थोड़ा कंफर्ट दो। लेकिन शिन्यू उसकी बातें नहीं समझ पाता और बोलता है, क्या गलत है, मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? वो सब वो दोनों ऐसी आलतू फालतू हरकतें कर ही रहे होते हैं कि तभी कमांडर फैंग बोलते हैं, अभी टीम एक्स फ्यूचर में सैलरी पे कर सकती है, मैं ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करता, मैं कुछ पैसे घर वापस भेज सकता हूँ क्योंकि मेरी बहन को अभी भी स्कूल जाना है। और यहाँ हमारा शिन्यू तो ठहरा यंग मास्टर, उसे कहाँ पैसों की कमी होने वाली, वो भी भोला है, क्या ही जानता है। ये सुनकर शिन्यू चमकते हुए पूछता है, क्या आप क्या आपका परिवार बहुत गरीब है? जिसे कियांदू रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शिन्यू नहीं रुकता है। वो आगे पूछता है, मैं आपको पैसा दूंगा, आपको कितना चाहिए? वैसे भी मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। शिन्यू की बातें सुनकर कमांडर फैंग ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए बोलते हैं,
नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, खाने और पहनने के लिए काफ़ी है। लेकिन शिन्यू कमांडर फैंग की एक भी बात नहीं सुनता, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, ओह, क्या आपकी बहन को अभी भी स्कूल जाने की ज़रूरत है? बस ये कहो कि आपको कितना चाहिए, आपको इसे वापस नहीं करना है। और आगे बोलता है, कमांडर फैंग आप मेरे लिए अच्छे हैं, मुझे भी आपके लिए अच्छा होना चाहिए। तो कमांडर फैंग बोलते हैं, नहीं, सच में मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और कमांडर फैंग वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, तुम लोग स्मोकिंग करो, मैं पहले वापस जाऊंगा। ये तो चौंक ही जाता है, बोलता है, सच में? कमांडर फैंग के जाने के बाद शिन्यू कियांदू से पूछता है, क्या गलत है, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? तो कियांदू बोलता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम मूर्ख हो? ये सुनकर शिन्यू बोलता है, क्या बात है तुम सब। इतना ही बोल के वो चुप हो जाता है और कियांदू बोलता है, हर कोई जानता है कि आप अमीर है, लेकिन आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है ना? कमांडर फैंग ईमानदार हैं, आपको उसके आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी। पता नहीं शिन्यू को क्या समझ आता है, लेकिन शिन्यू गुस्से में बोलता है, क्या दिखा रहा हूँ, मैं बस उसकी मदद करना चाहता था। वह इतना गरीब है कि वह ट्यूशन फीस भी नहीं दे सकता, इसमें प्राउड करने वाली क्या बात है? ये सुनकर कियांदू भी गुस्सा हो जाता है, तुम। और वहां से जाते हुए बोलता है, इसे भूल जाओ तुम। शिन्यू मन में सोच रहा होता है, टीम के ये लोग, क्या गलत है? ये लोग भी यू फेंगचेंग की तरह अब नॉर्मल है। इसी के साथ हम शिन्यू को बेड पर देखते हैं सोए हुए, और वो सोच रहा होता है, क्या ये हो सकता है? क्या मैंने सच में कुछ गलत बात की? लेकिन मैं सिर्फ दयालु बनने की कोशिश कर रहा था। शिन्यू ये सब भूलकर सोचता है, फाइनली ये सोने का समय है। आज रात का डिनर कब सर्व किया जाएगा? मुझे कैंटीन का ब्रिजेड पॉर्क खाना है। और वो खाने के बारे में सोचकर सैड हो रहा होता है। फिर उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है। फैंग चेंग को देखकर शिन्यू के पसीने आने लगते हैं। जहाँ फैंग चेंग बोल रहा था, हे, उठ जाओ। फैंग चेंग की बातें सुनकर शिन्यू कंबल ओढ़ लेता है, लेकिन फैंग चेंग उसके ऊपर से कंबल हटा देता है और शिन्यू के गाल को पकड़ते हुए बोलता है, खुद का दम घोटने की कोशिश कर रहे हो? तो शिन्यू उसे बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तो फैंग चेंग शिन्यू की मुंडी को दूसरे बिस्तर की तरफ दिखाते हुए बोलता है, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम किसके बिस्तर पे सो रहे हो? ये सीन सच में बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है। तो शिन्यू मन में बोलता है, डैम इट, मैं यू फैंग चैंग के बिस्तर पे सो रहा हूँ। और वो उठ के बैठ जाता है और फैंग चैंग बोलता है, हे, तुम सोने के दौरान अपने जूते भी नहीं उतारे हो, तुमने मेरी चादर को गंदा कर दिया और तुम ऐसे ही छोड़ना चाहते हो? हाशिनियों के और ज़्यादा करीब होते हुए बोलता है, तुम मेरे बेड पे कूदने के लिए उत्सुक हो, क्या तुम कुछ करना चाहते हो? तो शिनियो बोलता है, बकवास, मैंने सच में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसे ज़्यादा सोचो मत। इसी के साथ हमारा 10 चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।